हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज जुमा है, कॉलर्स डे है, आप ही की बात सुनी जाएगी, उस पर तबसरा भी होगा। हमारे नंबर स्क्रीन पर भी चल रहे हैं, मैं भी बता देता हूँ 0213233092729 और 30। 3 लाइंस हैं आपके लिए खुली हुई हैं। 3 ही कॉलर्स हमारे पास मौजूद हैं इस वक्त। इम्तियाज़ हुसैन साहब हैं कराची से सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। सबसे पहले आपकी तमाम टीम को और आपको सर दुआ में हमेशा याद रखता हूँ, अल्लाह खुश रखे। सर मेरी चंद ऑब्जर्वेशन है जिस पे आपके कमेंट चाहिए। पहली बात ये कि इतने पावर शो इतने पुरजोश तरीके से हुए हर जगह, अगर इतनी पावर लोगों के मसाइल हल करने में लगाते तो अब तक तो यहाँ दूध की नहरें बह चुकी होती हैं। और सर ये गलती पूरी पाकिस्तानी कौम से हो गई। मेरा अपना ख्याल है कि अगर मुर्गियां खरीद के मुर्गियों का कारोबार कर लेते तो अंडा तो अभी 15 रुपए का तो फार्म का हो गया और देसी जो है 30 रुपीज का हो गया, तो हर बंदा मालामाल हो जाता। और तीसरी बात सर, ये जो माफियाज हैं जैसे टैंकर माफिया, स्कूल माफिया, मेडिकल माफिया, आटा माफिया, चीनी माफिया, तो क्या गरीब और मुतवस्सित तबके को कोई इनसे बचाने वाला है? या हम इसी तरह, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं बकबक करते ही रहूंगा और चला जाऊंगा यहाँ से, तो ऐसा तो नहीं है मामला? जरा इस पर रोशनी डालिए। जी, आपकी जवाब यही कि नहीं, कोई आवाम को नहीं बचा सकता है। नहीं, मेरे एक पास एक सजेशन है, बताएं। अपना माफिया बना दो। हाँ, कि क्यों गया ना, मैंने अगर हर बंदे का माफिया है तो अपना भी माफिया होना चाहिए। दूसरी जो आपने पॉइंट रेज किया था, पहले मैं भूल गया हूँ, दूसरा जो पॉइंट था बिल्कुल सही है यार। और खान साहब ने आपको कहा ही था, कब बोला था बॉस आपने? आप मार्जिन ऑफ प्रॉफिट आप मजाक उड़ा रहे थे। खान साहब ने ये स्कीम पेश की थी उस वक्त था अंडा 5 रुपए का, आज 15 रुपए का है। तो अगर खान साहब की बात पे अमल कर लिया जाता तो 10 रुपए फ्री अंडा प्रॉफिट पक्का था। मजाक उड़ा रहे थे ना उस वक्त, याद है ना? मजाक उड़ा रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप समझ आई कि मैंने आज आप समझ आई कि विजन क्या होती है बॉस? आप समझ आई कि विजन क्या होती है? आपने बचपन से वो सुनहरी अंडे का सुना होगा ना, आज वो बिक रहे हैं। खान साहब का मजाक कोई नहीं उड़ा सकता, पहली बात। चलो, एनीवे पॉइंट है, इसकी गलती हो गई यार। राहिल अशर साहब हैं कराची से। जी राहिल भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, मुबश्शिर ज़ैदी साहब, मैं 3 बात करूंगा, आप मेरे इकट्ठा जवाब दीजिए। एक तो ये जो हालात पिछले 25 तारीख से हुए हैं, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तान में कोई एक ऐसा समझदार इदारा या उसका सरबराह नहीं है कि जो बैठ के सारे मामलात को सही करे। ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन हमें कहाँ लेके जाएगी? खुदा ना खास्ता 70 वाला हादसा तो नहीं फिर हो जाएगा, या हालात उस नहज पे नहीं जा रहे? देखिए इस वक्त जो हालात हैं, एक बात। दूसरी, आज इमरान खान साहब इंटरव्यू में गए थे जी मुझे इंग्लैंड जाके नवाज शरीफ को लाना। अरे भाई, नवाज शरीफ के आने से हमारी मुश्किल जो है वो आसान हो जाएंगी, चीनी सस्ती हो जाएगी, आटा सस्ता हो जाएगा, या मुल्क में दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी। उनको जाना था, वो चले गए, आप छोड़ें। फिर वो हाथ मुंह फेर के बोलते हैं कि जी मैं नहीं छोड़ूंगा। तो यार अपने लेफ्ट राइट बैठे हुए माफियाज को देखें। पाकिस्तान की लोगों की लाइफ मिजरेबल हो चुकी है कि जी लोग सोच रहे हैं कि हम क्या करें, अपनी लाइफ को किस तरह मीट करें, जरूरत कैसे करें। दवाइयाँ देख लें आप, दूध देख लें, चीनी देख लें, आटा देख लें। आप गरीब को पूछें जो प्याज खाता था ना, मजदूर जो ये लेबर क्लास है, वो भी मेरी बात हुई हमारे साथ में घर, वो कहने का साहब हम प्याज रोटी खाने वाले लोग, हम वो भी नहीं खा सक रहे। मुझे बताइए ये हमारे हालात किस तरफ लेके जा रहे हैं? आखिरी बात करूंगा, जहां जिस जगह मैंने देखा है, जिस मुल्क में पॉलिटिकल पोलराइजेशन होती है, वहाँ की इकोनॉमिकली मुल्क वो डिजास्टर हो जाता है। मेरी इन 3 बातों का आप जो जवाब दीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। पता मसला क्या होता है, जब एक वक्त पे आप 4 बातें कर लेना तो पहली दूसरी और तीसरी सवाल कोई भी नहीं था, ये सब तबसरे थे, लिहाजा कोई जवाब नहीं। ये जवाब थे नहीं, पहला में सवाल था कि कोई ऐसा कोई इदारा है जो इन सबको बिठा सकता है? पता नहीं है क्या? बिल्कुल स्टेट बैंक ऑफ, पता था कि ऐसी बात करोगे, FBR का नाम ले लोगे यार। नहीं बिठा सकते हो, बिठा सकते हैं, सब बिठा सकते हैं, बिल्कुल। और बिठा तो दी और बिठा ही दिया वैसे, बिठा दिया, बिठा। मोहम्मद अशरफ हैं कराची से। जी अशरफ भाई। जनाब कैसे? शर्फ निगाह जनाब वसतुल्लाह साहब, मुबश्शिर ज़ैदी साहब और लवली खोड़ो साहब, परवरदिगार आपको और आपकी टीम को सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। आमीन। आपको भी। अच्छा, सबसे पहले बात तो ये है कि पूरे पाकिस्तान में लोग NRO के लिए घूम रहे हैं। कोई कहीं धरना दे रहा है, कोई धरना वहाँ दे रहा है, कोई वहाँ दे रहा है। इमरान खान के पास, बेचारे के पास अब NRO खुदा खत्म हो गया है। उसने NRO जहांगीर तरीन को दे दिया, उसने अलीमा बाजी को NRO दे दिया, उसने चीनी माफिया को दे दिया, उसने आटा वालों को दे दिया, उसने दवाई वालों को NRO दे दिया।
अब इस्लामाबाद में बेचारी लेडीसें वेडीसें घूम रही हैं, उनको कहाँ से एनआरओ मिलेगा भाई? सही बात है यार। इनके पास एनआरओ है क्या? और ये मुल्ला उल्ला तो ये जो घूम रहे फिर रहे हैं, समझे ना, इनको एनआरओ नहीं चाहिए, बल्कि अब एनआरओ की जरूरत खुदा इमरान खान को है। एनआरओ की जरूरत अब इमरान खान को है। इमरान खान तो तमाम एनआरओ दे चुके हैं, ये दवाई वालों को, चीनी वालों को, आटे वालों को। ठीक है, बिल्कुल अच्छा भाई, बिल्कुल आप बिल्कुल अच्छा। चीनी पे जो बात की ना, तो आपने शायद देखा होगा कंपटीशन कमीशन पाकिस्तान की भी रिपोर्ट आई है, काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन जाहिर है कि अभी मेरे पास सामने नहीं, इस पे बात नहीं हो सकती, जिक्र ही कर सकते हैं, लेकिन मे बी नेक्स्ट वीक इस पर भी थोड़ा सा सही बात नजर डालनी चाहिए। हमारे दोस्त फैसल हसीन हैं मस्कत से, बड़े अरसे के बाद आए। फैसल क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम फैसल भाई, कैसे हैं आप? कुछ नहीं बदला। अच्छा, ये कुछ नहीं बदला। जवाब दे दिया, सवाल से पहले जवाब आ गया। सर मैं पता था क्या जवाब, ये कौन सा सवाल हो सकता है यार? यही पूछ रहा हूँ कि जो बदला तो जो बदले से हजूर मेरे जो नजर आते हैं, तो क्या कुछ बदलेगा या ये भी एक जी बिल्कुल बिल्कुल मैरी गो राउंड है और वापस दोबारा से हर काफी चीजें तो तब्दील हो रही हैं, मगर इसका कोई लुबे लुबाब निकलेगा या सिर्फ चेहरे बदल दिए जाएंगे? सर हर दिन तारीख बदलती है, और क्या चाहिए आपको? वही जैसे हम पहले भी कहते रहे, नाजुक मोड़ असल में नाजुक चौक हो गया है। गोल गोल घूमते रहे और चिल्लाते रहे और लोगों को ट्रक अच्छा सारे एग्जिट्स पर ना बैरियर्स लगा दिए, तो आपके पास और कोई चॉइस भी नहीं है, बस घूमते रहो जब तक पेट्रोल खत्म ना हो जाए। सही बात है। तो जनाब ये है तारिक बिन यूसुफ साहब हैं कराची से। जी तारिक भाई। सर जी मेरे बस दो सवाल ये थे कि इस वक्त सब जो हैं वो एक ही बत्ती के पीछे उन्होंने खुद भी लगे हुए, हमें भी लगा दिया है। बिल्कुल। आप चार चीज़ों में अगर सबसे पहले इमरान खान साहब अगर करते, एजुकेशन में रिफॉर्म्स लेके आते, आप हेल्थ में रिफॉर्म्स लेके आते, आप जुडिशरी में रिफॉर्म्स लेके आते, आप पुलिस में रिफॉर्म्स लेके आते, उस पे तो किसी ने काम नहीं किया। हम एक उस पे लग गए कि जी हम नवाज शरीफ वो भी हम नहीं कर सके, उनको भी ना तो हम सजा दिलवा सके, ना हम उनको मुल्क वापस ला सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो वापस ला पाएंगे, मुश्किल है। तो आप इन चीज़ों पे रिफॉर्म्स पे काम कीजिए ताकि एटलीस्ट आप अगले इलेक्शन में किसी एक उस पे खड़े तो हो सकें। और दूसरा सवाल ये मेरा सर कि 72 इयर्स पाकिस्तान को बने हुए हो गए, आज तक हम डिसाइड नहीं कर पाए कि हम एग्रीकल्चर स्टेट हैं या हम इंडस्ट्रियल स्टेट हैं। आज तक हमारे इतने बड़े बड़े रियल एस्टेट है सर। हाँ रियल एस्टेट। तारिक भाई अब ये ना कहें कि हम डिसाइड नहीं, इस कम अज़ कम इन 2 सालों में महकमा ज़राअत ने जितनी तरक्की की है, उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि हम जो है ना ज़राई मुल्क नहीं है, क्योंकि महकमा ज़राअत ने जिस तरह से परफॉर्म किया है। बीज बोने से पहले ही आप फसल काट देते हैं। और जहाँ तक बत्ती ट्रक वाली है या पंजाबी वाली है, मतलब बत्ती होती है, तो क्या करें, वो हर हुक्मरान लगाता है। रिफॉर्म्स की आपने बात की, उस पर मेहनत लगती है, उस पर प्लानिंग चाहिए, नहीं देखो उस पर टाइम चाहिए। ये जो चीज़ है ना यार, नहीं देखो टाइम बिल्कुल सबको चाहिए, लेकिन आप शुरू तो करो ना यार। देखो अगर अनफॉर्चुनेटली अभी तक 90% जो आप चीज़ें देख रहे हैं वो गिमिक्स हैं यार। ये फोर्स बिठा दो, ये एडवाइजरी काउंसिल बिठा दो, ये टास्क फोर्स बिठा दो, इस पर नोटिस लगा दो, और इसीलिए जब आप किसी और फील्ड में कुछ आप दिखा नहीं सकते तो आपके पास सिर्फ एक ही मंत्रा बचता है कि सर जब ये बंदा आएगा वापस तो सब कुछ सेट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं होने। आपको याद होगा एक बड़े मज़े की चीज़ होती थी, जो हम टीवी चैनल्स ज़ाहिर है जिस बहरान का शिकार है, तो अब मैसिव सर्वे नहीं करवा सकते, वो एक टर्म निकली डिपस्टिक सर्वे, है ना? आपको पता है कि किसी मॉल में घुस जाओ, 4 लोगों से पूछो कि भाई आप कौन सा चैनल देखते हैं, क्या है ये, छड़ी के साथ में कुछ करो, डिप करो। बहरहाल एक वक्फा ले लेते हैं और वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। कॉलर्स डे है, मोहम्मद शुएब हैं कराची से। जी जनाब। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो आप तीनों को मुबारकबाद कि आप बहुत अच्छी तरीके से हमारे मसाइल जो हैं टीवी पर पेश करते हैं, और हमारे इन मसाइल में आप बहुत सबसे अच्छे तरीके से, मतलब जितने टीवी स्टेशन हैं, जितने मतलब चैनल हैं, उसमें सबसे अच्छे तरीके से डायरेक्ट आवाम से बात करते हैं। अच्छा सर, मेरा सवाल ये था, मेरे 3 सवाल हैं। मेरा सवाल ये था कि ठीक है महंगाई बहुत ज़्यादा है और परेशानी सबको ही है, अब मैं ये समझ रहा हूँ कि महंगाई हुई क्यों? ये 2 साल में तो नहीं हुई, इससे पहले जो इफेक्ट जो पड़ा है, क्योंकि मैं खुद फाइनेंस में हूँ और SSC किया हूँ,
तो मुझे पता है कि ये महंगाई क्या, इन्फ्लेशन जो है किस तरह बढ़ा है। इन्फ्लेशन जो भी हुआ है वो शायद इस वजह से कि पिछले साल की हुकूमतों ने जो कुछ कर्जे नहीं देते उनकी मद में जो कर्जे अदा किए गए, तो उसकी वजह से जो है वो असर पड़ा है। चाहे इमरान खान ने जिस तरह भी उसको तरजीह दिया या उसके मिनिस्टरों ने नाअहली दिखाई हो, लेकिन असल में तो फर्क तो ये है ना कि 30 साल का जो इफेक्ट था वो पड़ा है, क्योंकि इन्होंने जो है मतलब इस पर आया है। दूसरा मेरा सवाल ये था कि हम जिस मुल्क में रहते हैं पाकिस्तान, वो एक ज़राई मुल्क है, ठीक है सर। अब ज़राअत में भी वो तरक्की नहीं हो रही, वो पीछे की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर आप देखा जाए तो और मामलात में इमरान खान बेहतर हुआ है। उसने अक़वाम मुत्तहिदा में जिस तरह तकरीर की है पूरे मुस्लिम ममालिक की, ठीक है, कहीं ऐसी यही वजह तो नहीं है कि उसके खिलाफ पूरी दुनिया का मीडिया लग गया है और वो लोग, देखिए हमारी फौज भी जो है बहुत ज़्यादा कुर्बानी दे रही है और लड़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि जलसे जुलूस जो हो रहे हैं अपोजिशन की। ये मतलब तीसरा सवाल है, ये जो हो रहा है कहीं हमारी ये तवज्जो हटाने के लिए किया जा रहा है ताकि हम जो है इस तरफ लगे रहें और हमारा मुल्क तरक्की ना कर सके। बहुत मुश्किल है सर। अच्छा सर, ये जो आपने आखिरी बात की है ना, एग्जैक्ट 100% यही बात की जाती थी जब 140 दिन का धरना हो रहा था। तो ये बात आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी दौर में। दूसरी बात कि हम कहाँ डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बॉस आप काम पे नहीं जा रहे क्या, या आप जलसों पे जा रहे हैं? अगर एक हफ्ते में एक जलसा होता है, 2 हफ्ते के बाद एक और जलसा होता है, इससे कोई मुल्क। और हम कितने भोले हैं कि दुनिया का कोई भी मुल्क, कोई भी ताकत कितनी आसानी से हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती है। यार ये लो जलसा, इससे ज्यादा भोले नहीं होते। नहीं तो आज मतलब वो तो इंटरव्यू में भी बात की है यार कि इसके पीछे यहूदी लॉबी है, इसके पीछे इंडियन लॉबी है। सर आपको भी तो कोई यहूदी लॉबी कहता था ना एक जमाने में। जितनी भी तहरीकें जितनी आसानी से हम इस तरह की कंस्पिरेसी थ्योरीज, यार द वर्ल्ड डजंट रियली केयर अबाउट यू। आई मीन लेकिन एक प्लीज हम चीज़ एक रियलाइज कर लें। और एक उनकी वो मतलब मैं उनकी स्पीच को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कहीं बैठे हुए लोग अच्छा इसने स्पीच में मुस्लिम उम्मा की बात की, अगर आप प्रॉब्लम इतना सेल्फ अगर आप प्रॉब्लम की जड़ को नहीं देखना चाहते तो फिर आप ऐसी बातें करें, माजरत के साथ। आबिद बेग साहब हैं कराची से। जी आबिद भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सवाल वसतुल्लाह साहब से है कि छोटे सूबों में पिछले 72 सालों से देखा, जो कोई भी आवाज़ उठी तो फौरन उस पर गद्दारी और ये सब चीज़ें हर किसी के लिए। आज पहली दफ़ा पंजाब से आवाज़ उठी तो सब लोग चिल्ला उठे, नहीं जी गद्दार निको, गद्दार निको। तो फिर या तो उन लोगों से भी माफ़ी मांगी जाए कि उन लोगों को जो गद्दारी के सर्टिफिकेट दिए, इस बारे में आपकी है? कौन कह रहा है कि पंजाब से आवाज़ उठी है तो लोग कह रहे हैं गद्दार नहीं को? मुझ जैसे लोग जो हैं हर तरफ ही केसेस, हर तरफ मतलब आपको मिसाल भी देनी चाहिए ना। हम तो ये है कि छोटे और बड़े सूबे की बात नहीं है। ये जो गद्दार बनाने की इंडस्ट्री है, हम तो टोटली उसके खिलाफ हैं। उसमें छोटे बड़े सूबे का तो मसला ही नहीं है, इस तरह तो नहीं हम देखते। और जाहिर है कि जो भी मिसालें आप लें, हुसैन शहीद सोहरवर्दी हैं, मोहतरमा फातिमा जिरा हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान हैं, शेख मुजीबुर रहमान है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, सबको तमग़े दिए गए हैं। गद्दारी के बेनज़ीर भुट्टो को सिक्योरिटी रिस्क दिया गया है, फातिमा जिना। तो अब मसला है कि ये सूबाई मसला नहीं है, ये तो कौमी जहनीत का मसला है। इसको हमने तो कभी पंजाब और बलूचिस्तान की नज़र से नहीं देखा, मेरा ख्याल। अच्छा, दूसरी बात की मैं खाली इनको जो ये भी कहने का था कि जब आप नहीं कोई भी कहते हैं ना कि यार फिर लोग कहने लग जाते हैं, तो फिर आपको ये भी बताना होगा कौन से लोग, कितने लोग, कहाँ से वो लोग आते हैं। क्योंकि देखिए इस तरह तो मैं 2 लोगों से बात करूं और वो कुछ भी कहें और मैं कहेंगे लोग कह रहे हैं, तो ये बड़ी मिसलीडिंग बात होती है मेरे नज़र में। जी नुमान मुबीन है कराची। इससे पहले शफाकत अंसारी हैं हमारे साथ सांगड़ से। जी शफाकत, अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, मैं शफाकत अली सांगड़ से बात कर रहा हूँ। जी जी। पहले ये पीर साहब पगारा का शहर होता था, अभी ये पीपी का शहर हो गया है। गुर्बत इधर गई नहीं है, इधर इंडस्ट्री वगैरह तो है नहीं है, ज़राई खाता है। 500 रुपया मजदूर आदमी लेता दिहाड़ी का, और जिससे 4-5 बच्चे हैं वो आटा खाए, चीनी खाए, क्या खाए, बहुत परेशान लगे पड़े हैं लोग। इमरान खान को इस बारे में सोचना चाहिए ना कि गुर्बत बहुत ज़्यादा हो गई है कि लोग जिसके 5 बच्चे वो आटा लेगा, चीनी लेगा, उसको दवाइयाँ देगा, वरना इतना परेशानी हो रही है कि बंदे बहुत ज़्यादा परेशान। ठीक नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और महंगाई के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में ही इस वक्त बात हो रही है, और अपेरेंटली हुकूमत के पास कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है कि कम कर पाएँ इस चीज़ को। नुमान मुबीन हैं हमारे साथ कराची से। जी भाई। हेलो।
जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा सर वसूदुल्लाह खान साहब से एक सवाल था। आज जो जस्टिस फाइज ईसा का जो वर्डिक्ट आया है, तो उसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं? एक सवाल तो ये था, दूसरा ये था उसी की कंटिन्यूएशन में, ऑलरेडी कोई सवाल पूछ चुके हैं कि पंजाब के एक लीडर ने जब इस तरह की बात की तो एक्शन हुआ, लेकिन इतना सिवियर नहीं हुआ। लेकिन जब कराची के एक लीडर ने इसी तरह की बात की थी तो तमाम यूनिट ऑफिस तोड़ दिए गए थे। तो इस पे जरा प्लीज रोशनी डालिएगा थोड़ी सी आप। बहुत शुक्रिया आपका। इतना सिवियर नहीं हुआ है, मतलब हर आदमी का अपना। अच्छा, दूसरी जब दूसरी जो मिसाल दी थी स्पीकर बोल रहे थे, किसकी मिसाल थी वो? नहीं, उन्होंने कहा पंजाब में जब ये गद्दारी की बात हुई तो रिएक्शन इतना सिवियर नहीं हुआ। यहाँ एक साहब ने गद्दारी की बात की थी तो उनके यूनिट ऑफिस तोड़ दिए गए। अच्छा, ये कह रहे हैं वो है। पहला सवाल आपका था कि जो काजी फाइज ईसा की जजमेंट, जी देखिए उनका रेफरेंस स्क्वाश हो गया है और अब ये भी उसमें आ गया है कि जो सदर पाकिस्तान है आरिफ अलवी साहब, उन्होंने अपना उस पर माइंड अप्लाई नहीं किया, कंसिडर्ड ओपिनियन नहीं दिया। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये कहा गया है कि एसेट्स रिकवरी यूनिट के साहब जो हैं शहजाद अकबर साहब और वज़ीर क़ानून फ़रूग नसीम, उन्होंने कोई प्रॉपर ऑथराइजेशन नहीं ली इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की। और ये भी कहा गया कि ये इंफॉर्मेशन जो है ये जिस तरह कलेक्ट हुई है वो गैर कानूनी तरीक़ा है। और ये भी कहा गया है जो अफसर इसमें इन्वॉल्व हैं वो भी कानूनी तौर पर पाबंद नहीं थे कि वो ये इंफॉर्मेशन शेयर करते। तो अपेरेंटली ये लग रहा है कि शायद जो रेफरेंस का मामला है वो बिल्कुल एक साइट पर हो गया है और शायद जो है काजी फाइज ईसा साहब इस रेफरेंस को सरवाइव कर जाएं। अब ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सवाबदीद पर छोड़ दिया गया है कि अगर उनके पास कोई ऐसा मवाद आता है जिससे वो समझते हैं कि इस रेफरेंस को चलाएं, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस बात का सुओ मोटो नोटिस ले सकती है, जिसके इम्कानात खासे कम हैं क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नॉर्मली जो है वो सुओ मोटो तारीख़ में मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कभी लिया होगा। तो जाहिर है, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होगी। अच्छा, लेकिन दूसरा सवाल क्योंकि उस पर भी बात करनी चाहिए यार, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सॉरी टू से, क्योंकि है ना, मुझे पता है कि हमारे बहुत यहाँ पर जो भाई हैं उस बात को शायद नापसंद करें, लेकिन जो गुजरावाला जलसे में बात हुई है उसको कंपेयर करना पाकिस्तान मुर्दाबाद से या से डायरेक्ट हेल्प मांगने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है बॉस। तो आप इन चीज़ों को एक समझ तो आप गए होंगे तो एक लाइन में आप इनको कंपेयर नहीं कर सकते। आप जितना कंपेयर करना चाहें हो नहीं सकता। वक्फा ले लें। वेलकम बैक। और हमारे अगले कॉलर हैं मिसेस ताहिर मसूद पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि कम से कम किस फोरम पे अवाम अपने दिल की बात तो कर सकते हैं। सबसे पहले तो तमाम मीडिया चैनल पे सबसे पहले एक काम है, क्योंकि ना कोई सुन रहा है, अवाम को तो कोई नहीं सुन रहा। बिल्कुल, दिन रात एक दूसरे को सुन रहे हैं पॉलिटिशियन। सही है जी, सही बात है सबसे पहले। और दूसरी बात ये है कि ये जो आप इसे माशाल्लाह तजर्बाकार हैं सब मीडिया, ये जो पॉलिटिक्स चल रही है, गेम आप मुझे चोर कह रहे हैं, मैं उसको चोर कह रही हूँ, वो तीसरा उसको चोर कह रहा है। तो हमारा प्राइम मिनिस्टर जिसे हम इतने उम्मीदों से वाइज फॉर चेंज के लिए, वो अपने मुंह पे नेशनल टीवी पे आके अपने मुंह पे हाथ फेर के कहते हैं मैं ये करूंगा, मैं वो उसको। तो आप देखें पिछले 20 वर्ष पीछे जाए, चोर हैं, ये सब चोर हैं, ठीक है, लेकिन क्या ये ऐसी लैंग्वेज यूज करते थे? ये जनरेशन को, हमारी नस्ल को ये सिखाएंगे? क्या सिखाएंगे? ये पॉलिटिशियन तो बड़े तहम्मुल, बुर्दबारी, बड़े पैशन और बड़े टॉलरेट करने का नाम होती है। मीडिया पे आके ये सारा दिन बच्चों ये, और आप इस वक्त जो मुल्क की कंडीशन है, जो अवाम की है, स्टूडेंट सड़कों पे, क्लर्क सड़कों पे, डॉक्टर सड़कों पे, तमाम कौम किसी ना किसी तरह सड़कों पे है, घरों में नहीं है। सही कह रही हैं। तो ये किस तरफ लेके जा रहे हैं हमारे मुल्क को? असल में मैं ज़बान का, जहाँ तक आपने मामला उठाया, ये बहुत सीरियस मसला है। अगर मैं पिछले 40-50 साल में देखूं तो एक ट्रेडिशन ये थी कि जो सियासतदानों की पिछली जनरेशन थी
वो जो उनके नीचे नए रिक्रूट आते थे या नौजवान सियासतदान आते थे तो उनकी डिबेट में और इधर उधर उनकी सोबत में ही ट्रेनिंग हो जाती थी और वो ट्रेडिशन ट्रैवल करती थी। लेकिन पिछले 20 साल से हर शोबे में, सियासत हो, मीडिया हो, कोई भी हो, पैराशूटी एलिमेंट जो है इंजेक्ट किया गया है, उसका उस ट्रेडिशन से कोई ताल्लुक नहीं है जो पीछे से चली आ रही थी। तो जाहिर है वो अपनी वोकैबुलरी अपने साथ लाए हैं, अपनी नातजर्बेकारी अपने साथ लाए हैं, जिस माहौल में उन्हें पनपना चाहिए उस माहौल से ही वो आशना नहीं है। तो इसलिए आपको ज़ाहिर है ज़्यादा शौक़ लग रहा होगा कि ये किस तरह की ज़बान है और ये कौन लोग हैं और ये हर तरफ ये क्यास जो मचा हुआ है क्या है। तो उसकी ये है कि चेन टूट गई है, वो जो ट्रेडिशन थी ट्रेनिंग की और ज़बान की और तहम्मुल और बुर्दबारी की तरबियत की, उसकी चेन टूट और ये एक नई चेन बनाई जा रही है। बिकॉज लेट्स फेस फैक्ट्स, ठीक है। आज की जो मतलब कम से कम इस हुकूमत की जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं वो कौन है? शहबाज गिल है, फैसल फयाज चौहान है, फैसल वाउडा है। इनकी ही ज़बान इनको पसंद है बदकिस्मती से, एंड आई से दिस विद अ हेवी हार्ट। यही इनको चाहिए। हाँ, और जहाँ तक ये वाली बात है कि ये चोर वो करप्ट, इसको लाओ, इसकी लूटी हुई दौलत, बॉस ये देखो ये जो हर एक चीज़ ना इकोनॉमिक्स में एक होता है ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। आप बार 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 एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है। एक टाइम आता है जब ये माल बिकता नहीं है और वो टाइम आ गया है। हाँ, अब किसी अब एक्चुअल पीटीआई सपोर्टर से भी आप पूछ लें यार, ठीक है। रेटरिक के बाद यही होगा कि यार अब ठीक है यार, मतलब सुन लिया था बॉस, सही बात। हाँ, 140 दिन तक सुना था डेली, उसके बाद भी सुनते आ रहे हैं, 2 साल गुजर गए। खुदा या कोई नया माल लाओ या कम से कम काम करना शुरू कर दो, नया माल लाओ ना यार। हाँ। कामरान अली हमारे दोस्त नवाबशाह से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस गए पंजाब में रूई को रूं कहने लगे और दिल बराने लखनऊ ही को ऊं कहने लगे और फिर आपको तुम को तू और तू को तू कहने लगे जी। अब मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से एक इस्तदा है कि M9 जो गैर मेयारी मोटरवे बनाया है, इस पर FWO को ब्लैकलिस्ट करार दिया जाए। आधा पौना घंटा जो है वो टूल प्लाजा के ऊपर खड़ा होना पड़ता है, बिल्कुल गैर मेयारी सड़क है, अभी से ही उखड़ गई है। वो सबसे एंड में ये वाला मोटरवे बना है और वही हाईवे के ऊपर लेपा पोती करके ये बनाया गया है। तो मेरे सिलसिले के अंदर जो है हुकूमत पाकिस्तान से भी दरखास्त है कि इस पर फौरी नोटिस लिया जाए और आवाम को परेशानी से बचाया जाए। ठीक है भाई, आपके बात हमारे M9 की बात पहुंच गई। हाँ, जो ये कराची से हैदराबाद तक की मोटरवे उसकी बात कर रहे हैं। हकीमुल्लाह साहब हैं कोयटा से, अस्सलाम वालेकुम जी। सर आप ठीक है? आप खैरियत? अल्लाह का शुक्र जी। हकीम साहब फरमाइए। मैं वसातुल्लाह खान साहब अपनी शेरी ज़बान से तफसीरा फरमा दीजिए। ये हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब जो इस वक्त वजारत अज़मा पे तशरीफ फरमा है, इनका तो कोई सियासी जानशीन नहीं है, इसलिए इनको मुल्क और आवाम का कोई परवाह नहीं है, क्योंकि बंदा तबई उम्र भी पूरा कर चुका है और आगे कोई सियासत करने का ख्याल नहीं है। लिहाजा मेरा सवाल ये है कि मैं अपने मुहिब वतन इदारे यानी इस्टेब्लिशमेंट से मेरा सवाल है, चूँकि सब लोग ये सोचते और समझते हैं कि वजीर आज़म को लाने वाले वही लोग हैं, तो बराए मेहरबानी वो मुल्क पर और पाकिस्तानी अवाम पर रहम फरमाएं। मुझे इंसाफ का इस मुल्क में 2018 के बाद कोई भी एक मेगा प्रोजेक्ट बता दे, और हमारे बलूचिस्तान की जो हालत है वो तो आला ही हाफिज है। 30 करोड़ रुपए एक प्रोजेक्ट चल रहा था सर, उसमें इन्होंने PSDP में सिर्फ 1 ही लाख रुपए रखे हैं। तो क्या 1 लाख रुपए से कोई रोड बन सकता है सर? अगर आप तफसील चाहते हो तो सर आप मुझे नंबर काइंडली मैसेज कर दे, मैं उनका पूरा PSDP का जो है सर आपको सेंड करता हूँ। बाकी महंगाई का जो है वो तो पूरे मुल्क में जो अजाब है वो सबका ये आप अपना नंबर दे दें, जो हमारे प्रोड्यूसर साहब है ना, आप उनको अपना नंबर दे दें तो वो इंशाल्लाह आपसे रब्ता करेंगे। बिल्कुल जी। चलिए, अहमद अली साहब हैं तुरबत से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। जी भाई, आप तीनों हजरात को मेरे तरफ से ढेर सारी सलाम दुआएं। वालेकुम सलाम। सर मैं खुद
एजुकेशन डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक है, जेवी टीचर हूँ और 2010 से लेकर आज तक हमारे गांव यूटी नासराबाद है, इसमें अभी तक प्राइमरी स्कूल नहीं है। हम एक डिग्री के नीचे बच्चों को पढ़ाने में मजबूर हैं। एक तो ये, और साथ में हमारे एक अभी लोकल गवर्नमेंट की तरफ से साबिका दौर में 2 कमरे बनाए गए, उसमें बिल्कुल बाथरूम की नाम नहीं है। तो एक असातिज़ा या बच्चे, आप बार बार हम यही टीवी पे देखते चले आ रहे हैं, काफी हजरात से चिल्लाना, शोर मचाना, ये सारा ड्रामा रचाना, सभी कुछ हम अपने आंखों से देख रहे हैं। खुदा की कसम हमारे दिल जो है ना फट जाता है। हम टीचर होके अपने बच्चों के सामने मजबूर और लाचार और बेबस हैं। कौन सी गाँव जी बिल्कुल आप तो जी जी हेलो मुतालिक इमरान साहब को तालीम के ऊपर जोर देना चाहिए। ये तालीम की हालत इजहार है जो एक स्कूल में असातिज़ा को तोड़ें, बच्चों के लिए भी बाथरूम नहीं। अहमद साहब, मुझे सिर्फ इलाका बता दीजिए जिस इलाके की आप बात करें, तुरबत के निवाह में वाक़ई, ये कहाँ है इलाका और उसका नाम? जुबैदा जलाल रोड पे, जो मंद के साथ, जुबैदा जलाल रोड पे मंद के साथ। ठीक है, हम इसको फॉलो अप करते हैं। थैंक यू। एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ मुसरत वसीम साहिबा हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी आप सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। भाई मैंने पहले भी 2-3 दफा फोन किया, मेरे शौहर ने भी 2-3 दफा फोन किया है जी, लेकिन उसका कोई पहले से कोई रिस्पांस नहीं आया। भाई हम आम आवाम है, हमें ये नहीं मालूम कि वो नवाज शरीफ को सजा दे ना दे या कुछ भी करे, अवाम के मसले तो कम से कम हल करें। जो अवाम इतनी परेशान है, रोटी से मोहताज है, पढ़ाई से मोहताज है, हर एक चीज से मोहताज हो गई है आज अवाम को कोई मतलब नहीं है कि वो नवाज शरीफ को सजा दे या ना दे, लाए ना लाए, अवाम के मसले तो कम से कम हल करें। अवाम इतनी परेशान हो चुकी है ना। बिल्कुल, ये तो एक सिर्फ आपकी नहीं, हाँ, एक हर आदमी इसी तरह सोच रहा है आजकल। बिल्कुल। एहसान जाफरानी है कराची से ही। अस्सलाम वालेकुम एहसान साहब। वालेकुम सर, एहसान जाफरानी कराची से अर्ज कर रहा हूँ। फरमाइए सर। पहले तो मैं आपकी पूरी टीम को मेरे तरफ से, और मेरा बेटा विस्कॉन्सिन में स्पेशलाइजेशन कर रहा है उसकी तरफ से मुबारकबाद। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया एहसान साहब। अच्छा सर, मेरा ये सवाल है कि आम पब्लिक, आम आवाम जो है वो सेविंग में भी परेशान है कि बहबूद की स्कीम में एक काला कानून आ गया है ये 5 या 6 मई को, जिसमें नॉमिनेशन खत्म कर दिया है। जी बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा इशू है जिसमें आम आदमी मर जाएगा, और सबका इशू यही है कि हुकूमत अभी पैसा खाने के चक्कर में है। क्या है, बंदा नॉमिनेशन सोच समझ के मुकर्रर करता है, वहाँ सक्सेशन सर्टिफिकेट की जो है वो कंडीशन लगा दी है, जिससे हर आदमी परेशान है और बहुत ज्यादा पब्लिक परेशान है। इस इशू का पूरा प्रोग्राम रखें और सबसे पूछें राय। ठीक है एहसान भाई, आपने अच्छा यकीन दिला ये पॉइंट आउट किया, और ये इन्होंने कुछ किया है। इसमें लोग ये करते हैं कि लॉयर एंगेज करते हैं, हाँ, बहबूद सर्टिफिकेट्स जो होते हैं और बाकी सारे जो सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, उसमें इन्होंने कुछ किया है कि सक्सेशन के लिए एक तो लंबा वो कर दिया फिर है, तो गए बॉस। और हाँ फिर तो वो ये तरीका कि वो फिर हुकूमत खुद ही रख ले। स्पीकिंग ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट्स, एक बिल भी एक रिकमेंडेशन भी आई थी कि अब नादरा के थ्रू करा दें, लेकिन मेरे ख्याल वो भी चीज़ फंसी हुई है। अब ये है जो एक्चुअल अवाम के मसले मसाइल हैं, लेकिन जाहिर है इस पर कौन काम करे यार, छोड़ो, अब हम भी छोड़ ही देते हैं आज के लिए। फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए।